भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम को गाली देना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादित बातें करना, रामचरितमानस को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये इस गठबंधन के घटक दलों की आदत ही बन गई है और ये इनको सूट भी करता है क्योंकि जिस तरीके की राजनीति करने के ये लोग आदी हैं, इन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की ही राजनीति की है, हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ही रास्ता इन लोगों ने अपनाया है और यही कारण है कि जो विषय दशकों पहले हल हो जाना चाहिए था। देश की एक बड़ी आबादी है राम भक्तों की जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबे समय से सपना सजो के बैठे थे। ऐसे में अगर ये घटक दल चाहते तो एक लंबे समय पहले ही इस विषय को सुलझाया जा सकता था, पर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक तुष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कभी ये विषय को हल होने ही नहीं दिया। आज जब ये विषय हल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है। क्यों? क्योंकि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मुद्दों को पूर्ण विराम लगा दिया। भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, इन तमाम विषयों को जिसको लेकर इन्होंने हमेशा राजनीति की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब इनके पास बचा क्या तुष्टीकरण के लिए? तो अब इनके पास यही बचा कि इस तरीके के विवादित बयान दे। जब एक साउथ की पार्टी सनातन धर्म को बीमारी से जोड़कर उसके समाप्ति की बात करती है, उसके खात्मे की बात करती है, गठबंधन के किसी घटक दल, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से लेकर बिहार के जितने क्षेत्रीय दल हैं, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। राजद तो क्या ही बोलेगी। राजद के तो खुद के मंत्री आए दिन रामचरितमानस को गाली देने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे में इन लोग की बौखलाहट है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के हाथ से निकल गया और यही हम लोग का दुर्भाग्य रहा है। राम मंदिर या भगवान राम, ये आस्था का विषय, इसको राजनीतिक मुद्दे की सोच ही रखना गलत है। जितने भी अपोजिशन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया गया है, इसलिए वो दूरी बना रखे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ये बहाना है, बहाना तो इन लोगों को करना ही है किसी ना किसी तरीके से। मतलब बताइए, देश को एक नई संसद मिलेगी, वो इन लोगों का इवेंट बन जाता है। राम मंदिर का निर्माण होगा, भगवान राम क्या सिर्फ भाजपा और आरएसएस के हैं? क्या इन लोग के नहीं है? क्या इन लोग की आस्था नहीं है भगवान राम में? अगर नहीं है तो भाई पूरा अयोध्या का बाइकआउट क्यों नहीं कर देते हैं ये लोग? बोले कि भैया हम लोग अयोध्या नगरी पे ही हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम लोग नहीं मानते। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहले नहीं नकारा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं इस इंडिया अलायंस के जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया है। तो ऐसे में इस तरीके के बयान देकर ये लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। अयोध्या से इन्विटेशन आ रखा है लालू जी को भी और नीतीश जी को भी। लालू जी ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश जी अभी तक उनको मिलने का टाइम नहीं दिए हैं, जो भी वहां से आए हैं ट्रस्ट से इन्विटेशन लेके। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। जब देश में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे में जिस किसी को भी उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उस सौभाग्य को ठुकराना, मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप अनादर कर रहे हैं एक धर्म का, उसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का, बल्कि कहीं ना कहीं ये गलत कर्म भी है। पर बहरहाल ये उनका अपना फैसला हो सकता है। मेरे लिए जरूर ये सौभाग्य की बात है कि निमंत्रण मुझे भी मिला है और 22 तारीख को भगवान राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मैं अपने आप को खुश नसीबों में से समझता हूँ। आज बिहार में जिस तरीके का राजनीति चल रहा है, आरजेडी जेडीयू में कई तरह की खबरें आ रही हैं। नीतीश जी नाराज हैं, तो तेजस्वी को सीएम बनाना था और नहीं बना रहे, इसलिए आरजेडी नाराज है। इसी बीच में आज लालू जी ने कहा है कि सीट शेयरिंग जो है इतना आसान नहीं है गठबंधन में। क्यों इस तरह के बयान अभी इस समय आना? भाई, हर कोई दबाव की राजनीति करता है। देखिए, इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं वो महत्वाकांक्षी दलों का, महत्वाकांक्षी नेताओं का को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ये प्रयास ना 2014 में सफल हुआ, ना 2019 में सफल हुआ। 2024 में भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, उसके एक दल ने तो घोषणा करी थी, बसपा की मैं बात कर रहा हूं, मायावती जी की पार्टी, उन्होंने तो घोषणा करी थी कि भैया हम लोग अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कम से कम देश के सबसे बड़े राज्य में तो विपक्षी एकता नहीं हो पाई। ऐसे में चुनाव आते आते तक इन तमाम महत्वाकांक्षी दलों, ये तमाम महत्वाकांक्षी दल एक साथ रह पाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। चुनाव आते आते तक मुझे लगता है कि कई और घटक दल
इससे छिटकेंगे, अलग होंगे। और इसीलिए ये बयान भी आ रहे हैं, जहां एक तरफ जदयू सीना ठोक के बोलती है कि भैया हम 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बताइए, बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी जिनके आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हार गए हों, वो दावा करेंगे 50-50 सीटों का कि आप 50 पे लड़िए, हम 50 पे लड़ेंगे, बाकी सहयोगियों को देंगे। क्या ताकत है आपकी ऐसी, या राजनीतिक क्या आपकी ऐसी हैसियत है कि भाई आप इस तरीके की आप दावेदारी कर रहे हैं? बिहार की जनता ने आपको नकार दिया और उसके बाद गठबंधन में दबाव डालने के लिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक दूसरे से, बट इन पूरी चीजों में फनी पार्ट ये है कि अभी तक तो ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। पहले ये लोग आपस में लड़ लें, आपस में एक दूसरे से निपट लें, उसके बाद ना प्रधानमंत्री से लड़ेंगे या एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे। इनकी अभी तक आपसी ही लड़ाई नहीं सुलझी है, तो प्रधानमंत्री या एनडीए गठबंधन से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। एक अंतिम सवाल, क्या चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल आपने वहां पे रैली की और भीड़ जुटी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो आपकी परंपरागत सीट रही है, एक। दूसरा, अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर निकलेंगे, फिर एक बार बीजेपी में आ जाएंगे, तो फिर चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, पहले आपके प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब कि मैं हाजीपुर से लड़ता हूं कि नहीं लड़ता हूं, ये अंतोगत हुआ। मेरी पार्टी के संसदीय बोर्ड को तय करना है कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। बट हाजीपुर से मेरा नाता कभी भी राजनीतिक रहा भी नहीं है, व्यक्तिगत संबंध रहा है। जब मैं राजनीति नहीं भी समझता था, तब भी पापा की उंगली पकड़कर वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। ऐसे में वहां के लोगों से वही व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। और हाजीपुर की जनता ने हमेशा, जब जब मैं विपरीत परिस्थिति में, जब जब मुझ पर कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने मुझे संभाला है। जब पार्टी परिवार में टूट हुई, उसके बाद भी सीधा मैं पटना आते ही हाजीपुर गया था। उस वक्त भी उन लोगों ने मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। और कल जिस तरीके से उस मैदान में, उस स्टेडियम में जिस तरीके की भीड़ थी, कहा जाता है, यहां तक भी कहा गया कि भैया वो जगह श्रापित है, कभी भर्ती नहीं है, ये सारी भी बातें सामने आई। ऐसे में उस स्टेडियम का कोना कोना जिस तरीके से भरा, सड़क से लेकर चौराहे तक जिस तरीके से भीड़ थी, ये पुनः वही आशीर्वाद है जो आशीर्वाद कभी मेरे नेता, मेरे पिता को हाजीपुर की जनता देती थी, जिसकी वजह से देश में नहीं, दुनिया में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2-2 बार मेरे पिता का नाम दर्ज है, हाजीपुर की जनता के इस प्यार की वजह से ही। ऐसे में कल वही प्यार की अनुभूति मुझे हुई और यही आशीर्वाद है जो मुझे बस चाहिए। आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं, मुझे लगता है समय के साथ वो भी परतें खुलेंगी। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, यू कैन नेवर से नेवर। कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात होती है। जो मुख्यमंत्री 2-2 बार जनादेश का अपमान करके गठबंधन बदल सकते हों, तो ऐसे में वो तीसरी बार फिर पाला बदलने, इसमें किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इस पे कोई भी औपचारिक टिप्पणी तभी उचित है जब इसको लेकर कोई औपचारिक जानकारी सामने आए। क्यासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। अभी ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री संभवतः इस तरफ आ सकते हैं, हो सकता है उनके आते ही 2 हफ्ते के बाद फिर चर्चा शुरू होगी, वो पुनः उस तरफ जा सकते हैं। तो ये चर्चाएं मेरे मुख्यमंत्री को लेकर चलती रहती हैं। जब इसके ऊपर कोई औपचारिक जानकारी आएगी, जरूर उस पर भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी का पक्ष मैं जरूर रखूंगा।